बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग सेट थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, तो उसी की थोड़ी सी कंटिन्यूएशन है। लास्ट टाइम हम लोगों ने यूनियन के और इंटरसेक्शन के कुछ थ्योरम्स डिस्कस किए थे और डिफाइन भी किया था कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है। तो वो जो थ्योरम थे हमारे पास यहाँ जस्ट यूनियन के थे या फिर जस्ट वो इंटरसेक्शन के थे। अगर हमारे पास ये दोनों चीज़ें इकट्ठी आ जाएँ तो वो तब हमारे पास कुछ लॉज एग्जिस्ट करते हैं, वो हम पढ़ते हैं आज। तो पहला हमारा थ्योरम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको हम। हमारे पास तीन सेट्स हों ए बी एंड सी, तो फिर क्या होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ए का यूनियन हम पहले बी से लेंगे, फिर ए का यूनियन हम सी से लेंगे और इन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन कर लेंगे कि जैसे हमें ईजी लगे हम पहले वैसे कर लें। और सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज तो होते हैं। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ सेट एक्स। The complement of A relative to X is the set of all elements of X which do not belong to A. A का हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू या विद रिलेटिव टू X, और A जो है वो X के अंदर कंटेन करना ज़रूरी है। सबसेट का मतलब है A के सारे एलिमेंट X में पड़े हों। तो A का कम्प्लीमेंट रिलेटिव टू X क्या होगा कि X के वो तमाम एलिमेंट्स जो A के मेंबर नहीं हैं, हम इसको लॉजिक की फॉर्म में कहेंगे नॉट A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ नॉट ए, जो ए के मेंबर नहीं है वो वाले एलिमेंट लिखेंगे तो वो नॉट ए हो जाएगा। विच डू नॉट बिलोंग टू ए, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय ए के सब सुपर स्क्रिप्ट में सी लिखते हैं या फिर ए के सुपर स्क्रिप्ट में छोटा सा प्राइम डाल देते हैं, ए सी और ए प्राइम। तो ए के ऊपर बार जो है वो अब हम यहाँ पे इस लेवल पे उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि वो किसी और चीज़ को डिनोट करता है। In symbols, A complement is equal to all those elements which belong to X and which do not belong to A. Belong to X, do not belong to A. A के मेंबर नहीं है लेकिन वो X के मेंबर हैं। तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा नॉट A, यानी A को रिमूव कर दिया जाए अगर X में से तो बाकी जो बचता है वो हमारे पास आएगा A कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डिफरेंस। इसी तरह से जैसे हमारा कॉम्प्लीमेंट है वही हमारे पास डिफरेंस है। The difference A difference B of two sets A and B is the set of all elements which are in A but not in B. A difference B क्या होगा A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है, सिर्फ वो लिखने हैं हमने। A difference B is equal to X such that X is in A, X belongs to A and X do not belong to B. A के वो एलिमेंट जो B में नहीं है वो हम लिखेंगे तो वो A डिफरेंस B कहलाएगा। अगर हम B डिफरेंस A ले रहे हैं तो B के वो एलिमेंट लिखेंगे जो A में नहीं है। इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस कॉम्प्लीमेंट को अगर हम डिफरेंस की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा एक्स डिफरेंस ए, कि एक्स में से ए के एलिमेंट्स निकालने के बाद जो बाकी बचेंगे वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ठीक है जी। रिमार्क द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिफाइंड ओनली रिलेटिव टू सम अदर सेट एक्स विच कंटेन्स ए, कि एक कॉम्प्लीमेंट है किसी न किसी सेट के रिलेटिव डिफाइन किया जा सकता है क्योंकि हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट जिसे आपने पढ़ा होगा वो चेंज होता रहता है समटाइम्स, तो वो जो सेट दिया हुआ है उसके रिलेटिव हम के कॉम्प्लीमेंट डिफाइन करते हैं हर स्पेस में। उसका जो हमारा डिफरेंस ऑपरेटर है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वही रहता है जो हमारे पास यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि वो जो रिलेटिव सेट है एक्स उसमें कोई चेंजिंग आ सकती है। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिफाइंड ओनली रिलेटिव टू सम अदर सेट एक्स विच कंटेन्स ए, कि आप जिस स्पेस की बात कर रहे हैं या जिस सेट की बात कर रहे हैं उसके हिसाब से ए का कॉम्प्लीमेंट डिफाइन किया जाता है। ठीक है, और डिफरेंस ऑपरेटर में कोई डिस्ट्रिक्शन या कोई चेंजिंग नहीं आती। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉज, आपने पढ़े हुए पहले भी। लेट ए एंड बी सबसेट्स ऑफ अ सेट एक्स देन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2 है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैट्रिक की बुक में आपने ये पढ़ा है और आपने इसको वेरीफाई भी किया होगा बहुत से सेट्स को लेके, मुख्तलिफ सेट्स लेके। वहाँ पे उसका दूसरा प्रूफ एनालिटिकल प्रूफ भी दिया हुआ है, तो वो काइंडली देख लीजिएगा आप खुद ही कि अगर आपने कॉम्प्लीमेंट से पहले यूनियन लिया है तो कॉम्प्लीमेंट के बाद क्या लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, के कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट से पहले के यूनियन के इक्वल होगा। सिमिलरली
नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास, लेट ए एंड बी टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन ज़रूरी नहीं कि ये नंबर्स ही हों, ये कुछ और भी हो सकता है, कोई स्पेसिस भी हो सकती हैं। वी कॉल, ये मैट्रिसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। वी कॉल ए बी एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। ए इज़ कॉल्ड द फर्स्ट कोऑर्डिनेट और फर्स्ट कंपोनेंट और एब्सीसा, एंड बी इज़ कॉल्ड द सेकंड कोऑर्डिनेट और सेकंड कंपोनेंट और ऑर्डिनेट। इसको हम क्या बोलते हैं, ये हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे या फर्स्ट कंपोनेंट बोलेंगे या फिर कहते हैं एब्सीसा। और बी को यहाँ ऑर्डिनेट बोलते हैं या सेकंड कोऑर्डिनेट या सेकंड कंपोनेंट। द ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज़ नॉट सेम एज द सेट ए बी। ये ऑर्डर्ड पेयर और सेट ए बी जो है ये दोनों डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है अभी हम देख लेते हैं। इन ऑर्डर्ड पेयर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट, दस ए बी एंड बी ए आर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। यहाँ पे इसका ऑर्डर या जो तरतीब कह लें आप उर्दू में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ए और बी को आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो वो कुछ और बन जाएगा, वो कोई और ऑर्डर्ड पेयर होगा जो किसी और पॉइंट की या किसी और चीज़ की निशानदही कर रहा होगा। बट द सेट्स ए बी एंड बी ए आर आइडेंटिकल। हमें पता है कि सेट के अंदर आप तरतीब ना भी रखें, तरतीब आगे पीछे भी करते हैं तो उससे सेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों सेट्स जो हैं वो सेम है, जबकि ये ऑर्डर पेयर्स डिफरेंट है। यानी ऑर्डर्ड पेयर में जो तरतीब है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेट में तरतीब इंपॉर्टेंट नहीं होती। टू ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो क्या होगा, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल और सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल। या अगर हम ये प्रूफ कर दें कि पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के इक्वल है और सेकंड सेकंड के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। वही वाली बात इफ़ एंड ओनली इफ़ कंडीशन, कि अगर हम इसको ट्रू माने कि ये दोनों इक्वल हैं तो फिर हमारे पास ये मिल जाएगा हमें कि ए सी के और बी डी के इक्वल है। और अगर हम इनको ट्रू माने कि ए और सी इक्वल हैं, बी और डी इक्वल हैं, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या प्रूफ हो जाएगा, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। Next definition, let A and B be two sets. The Cartesian product or direct product A cross B of A and B is the set of all ordered pairs AB such that A belongs to A and B belongs to B. कि वो तमाम के तमाम ऑर्डर्ड पेयर के पहला पहला एलिमेंट ए का उठाएं, दूसरा दूसरा एलिमेंट बी का उठाएं, तो वो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन सबको अगर आप एक सेट में इकट्ठा कर दें तो उस सेट को हम बोलते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, वो ए क्रॉस बी है। सिंबल्स में हमने लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी। तमाम वो ऑर्डर्ड पेयर्स जिनमें पहला एलिमेंट ए का मेंबर है और दूसरा एलिमेंट बी का मेंबर है। एंड का मतलब है ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो ए का मेंबर हो और सेकंड कोऑर्डिनेट बी का मेंबर हो। ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं वो सारे के सारे इकट्ठे करके इस सेट में लिख दें तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए एंड बी का। Theorem, the Cartesian product A cross B of two sets A and B is empty if and only if A equal to empty और B is equal to empty। इन दोनों में से अगर कोई एक भी सेट एम्प्टी सेट हो जाए तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। क्योंकि हमें पेयर बनाने के लिए कोई एलिमेंट दूसरा मिल नहीं रहा। अगर ये सेट एम्प्टी है सपोज, तो इसके सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनका भी पेयर बनेगा ही नहीं, ऑर्डर्ड पेयर, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सेट भी एम्प्टी सेट आ जाएगा। सपोज ए अगर एम्प्टी है, बी एम्प्टी नहीं है, तो ए के साथ बी के एलिमेंट्स के लिए पेयर बनाने के लिए कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो ये सारा का सारा सेट भी एम्प्टी सेट रह जाएगा। तो अगर ए क्रॉस बी एम्प्टी है तो इसका मतलब है यहाँ तो ए एम्प्टी है, यहाँ फिर बी एम्प्टी है, दोनों का एम्प्टी होना ज़रूरी नहीं। Definition, the concept of Cartesian product can be extended to more than two sets in a natural way. The Cartesian product of three sets A, B and C will be denoted by A cross B cross C. The set A cross B cross C, ये एक ही सेट होगा, is defined to consist of all ordered triples. पहले हमने पेयर्स पढ़े थे ऑर्डर्ड पेयर्स, अभी हमारे पास क्या आ गए, ऑर्डर्ड ट्रिपल्स आ गए। ए बी सी, वेयर फर्स्ट एलिमेंट ए का मेंबर है, सेकंड एलिमेंट बी का मेंबर है और थर्ड एलिमेंट सी सेट का मेंबर है। Similarly, the Cartesian product of n sets a1, a2 up to so on an is denoted by a1 cross a2 cross up to so on an and consists of all ordered n tuples a1, a2 up to so on an where ai is member of ai. Means to say, i की जगह जब आप 1 रखेंगे तो a1 is member of a1, 2 रखेंगे तो a2 is member of a2, 3 रखेंगे तो a2 is member of a3 and so on, n रखेंगे तो an is member of an। तो इस सारी बात को हमने ये एक ही स्टेटमेंट में सम अप कर दिया कि पहला एलिमेंट जो है वो A1 का एलिमेंट है, दूसरा A2 का एंड सो ऑन, nth एलिमेंट जो है वो AN का मेंबर है। इस तरह के जितने भी हमारे पास n टपल्स बनते हैं, जितने भी n टपल्स बनते हैं, n मीन्स इसमें जो
कोऑर्डिनेट्स हैं वो n है। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स थे, यहाँ पे 3 थे और यहाँ पे n कोऑर्डिनेट्स हैं। तो जितने भी n टपल्स बनेंगे वो सारे के सारे इकट्ठे कर देंगे तो वो हमारे पास इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल बनेंगे। नेक्स्ट थ्योरम हमारा, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ही हैं एक टाइप के। लेट ए बी सी बी गिवन सेट्स, देन ए क्रॉस बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ठीक है जी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एंड ए क्रॉस बी माइनस सी विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ये माइनस को हम नॉर्मली डिफरेंस बोलते हैं, तो ये ए क्रॉस बी डिफरेंस ए क्रॉस सी। थ्योरम, if A, B, C, D are sets such that A is subset of C and B is subset of D, then A cross B will be subset of C cross D। क्योंकि A के सारे एलिमेंट C में पड़े हुए हैं तो और B के एलिमेंट D में पड़े हैं, तो जो C क्रॉस D में ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे वो A क्रॉस B वाले ऑर्डर्ड पेयर भी इसके अंदर आ ही जाएंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, लेट ओमेगा बी एनी नॉन एम्प्टी सेट if to each alpha belongs to omega there corresponds a set A alpha, then the family of sets C is equal to A alpha, alpha is in omega, is called indexed family or class of indexed family or indexed class of sets। ठीक है, ओमेगा में कुछ नंबर्स हैं, सपोज ओमेगा कह लें आपके ये रियल नंबर्स का कोई इंटरवल है और इसके हर नंबर के, इसके हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक सेट मिल जाता है। तो वो हमारे पास वो जो सेट्स हैं, वो जो इस इनके एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग सेट्स हैं, हमने उन सबको अगर इकट्ठा कर लें हम एक और सेट में, तो वो सेट कहलाता है इंडेक्स्ड फैमिली ऑफ सेट्स। अब इस सेट के अंदर सेट पड़े हुए हैं। ठीक है, ये ए अल्फ़ा एक सेट होगा, सपोज यहाँ पे बीटा था तो ए बीटा एक सेट होगा, ए गैमा एक सेट होगा, एंड सो ऑन। इस तरह के जितने भी और सेट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये जो ओमेगा है ये फाइनाइट सेट भी हो सकता है, इन्फिनिट भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। इसलिए ये फैमिली जो है, ये इंडेक्स फैमिली किसी भी तरह की फैमिली हो सकती है। फाइनाइट फैमिली भी हो सकती है, इन्फिनिट फैमिली भी हो सकती है, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी। द सेट ओमेगा इज कॉल्ड द इंडेक्सिंग सेट फॉर द फैमिली सी। इस फैमिली के लिए जो इंडेक्सिंग सेट है वो हमारे पास क्या है, दिस ओमेगा। ठीक है, ओमेगा जस्ट एक सिंबल है, ओमेगा की जगह पे कोई और सेट भी हो सकता है, जैसे नेचुरल नंबर हो सकता है, ओमेगा की जगह पे रियल नंबर्स हो सकते हैं, इंटीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ओमेगा मीन्स ये स्पेसिफिक कोई ओमेगा ही सेट नहीं होगा, कोई सा भी सेट हो सकता है यहाँ पे। नोट दैट सी इज अ सेट ऑफ सेट्स, कि सी के अंदर क्या पड़े हैं, सेट ही पड़े हुए हैं, तो ये एक सेट है जिसके अंदर भी सेट्स पड़े हैं। इफ़ द इंडेक्सिंग सेट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन द इंडेक्स फैमिली बिकम्स A1 A2 A3। कि अगर ये जो ओमेगा को रिप्लेस कर दिया जाए n से, नेचुरल से, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे, A1 A2 A3, क्योंकि n के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 वो हैं, तो ये A1 A2 A3 एंड सो ऑन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सीक्वेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, सीक्वेंस आपने पढ़ा हुआ है कैसा फंक्शन होता है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ एसोसिएशन आ रही है, तो वो नेचुरल नंबर्स का जो सेट बन रहा है वो सीक्वेंस कहला रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास, लेट एक्स बी ए गिवन सेट, द पावर सेट ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स। इस सेट एक्स के जितने भी सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं उन सबको अगर एक सेट में इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ये पावर सेट है। इन पर्टिकुलर द सेट्स एम्प्टी एंड एक्स आर एलिमेंट्स ऑफ पी ऑफ एक्स। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक्स हमारे पास सेट है एक्स वाई जी के इक्वल, तो इसके कितने हमारे पास पावर सेट्स बन सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला वाला हमारा एम्प्टी होगा, फिर इन सब के सिंगलटन सेट्स, सिंगलटन सॉरी यहाँ पे ए बी सी होना चाहिए था, खैर सिंगलटन ए, सिंगलटन बी, सिंगलटन सी, ए बी, ए सी, बी सी और क्या होगा एक्स। ठीक है जी, पावर सेट में हमारे पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो पावर सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 3 2 3 आर 8, 2 पावर 3 सॉरी 2 3 आर नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 रेज़ टू पावर 3। यहाँ पे अगर 3 है तो 2 पावर 3 कितने 8 हो गए। अगर यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होते तो 2 पावर 4, यहाँ पे 16 होने थे। यहाँ पे 2 हो तो 2 पावर 2, यहाँ पे 4 एलिमेंट्स होने थे। ठीक है जी, पावर सेट्स में क्या होता है कि इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उन सब का जो सेट है उसको हम बोलते हैं पावर सेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम स्टडी